वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल टू आवर क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पेपर में बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो इंटरनल असेसमेंट का पेपर था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर भी आपके स्क्रीन पर होगा, आंसर भी आपके स्क्रीन पर होगा, सारा चीज मैं सॉल्व कराऊंगा। स्टडी मैट के पीछे में ब्लैंक पेज है, उस ब्लैंक पेज में आप आंसर्स को लिखेंगे। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पेपर है बिजनेस लॉ एंड आप अपने अपने आंसर्स को जो आपने टेस्ट दिया है उसको आप मिलाएंगे और आप देखेंगे कि आपका आंसर सही था या गलत था। और पूरा पेपर जब आपका मैच कर जाएगा उसके बाद अपना स्कोर भेजेंगे कि हु वाज द हाईएस्ट स्कोरर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, पहले बिजनेस लॉ सॉल्व कर रहे, बोला अगर एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? देखिए इसका आंसर होगा प्रॉमिस एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्वेश्चन में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से कौन सा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज नॉट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर हाईलाइटेड है, आपको ये रिवीजन में भी सुविधा होगा। तीसरा देखिए, असित अग्री किया अपना रेड नैनो कार बेचने को बीमल को। असित बोला बीमल को कि हम अपना नैनो कार बेचेंगे बीमल को 1 लाख में या फिर 1,20,000 में। बोला है कि नैनो कार बेचेंगे या तो 1 लाख में या तो 1,20,000 में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया था कि ऑफर जब आप करते हो ना तो ऑफर सर्टेन होना चाहिए, और ये तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा बाबू? वॉइड, क्योंकि ये अनसर्टेन है। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? देखिए, इन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरऑन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक पार्टी तो वैलिड बोल रहा है बट दूसरा पार्टी के ऑप्शन पे वैलिड नहीं है, दूसरा पार्टी से हमने जोर जबरदस्ती किया है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल। अगला पॉइंट में आइए आप, सेक्शन वॉइडेबल और सेक्शन 2I। उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर। बोला इसमें चारों में से 4 ऑप्शन है, कौन सा वैलिड ऑफर होगा? आलोक ऑफर्स टू सेल टू द बीमल 100 टन्स ऑफ ऑयल। आलोक बोला बीमल को कि हम तुमको 100 टन तेल बेचेंगे। कौन सा तेल मेंशन नहीं है, इसलिए क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद अमल बोला बीमल को कि हम तुमको 5 कार बेचेंगे, 5 में से कोई 1 कार बेचेंगे, ये भी क्लियर नहीं है। फिर आलोक एक ऑक्शनर है, डिस्प्लेज ऑफ फर्नीचर ऑफ एन ऑक्शन सेल। आलोक एक ऑक्शनर है, मतलब जो नीलामी करता है, और वो एक फर्नीचर दिखाया, ये भी वैलिड ऑफर नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, सही ऑफर कौन सा है? आलोक रिटन टू बीमल इन अ लेटर, आई वांट टू सेल माय ऑल्टो कार फॉर ₹1 लाख। आलोक ने बीमल को लिखा है कि मैं अपना ऑल्टो कार आपको 1 लाख में बेचूंगा। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू एक्सेप्ट द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। तो ऊपर वाला वैलिड क्यों था? क्योंकि वहाँ पे क्लियरली साफ साफ मेंशन है कि आप कैसे बेचेंगे, कौन सा कार बेचेंगे, कितना रुपया में बेचेंगे। तो व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू एक्सेप्ट द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, जो ऑफर मॉडिफिकेशन के बाद, चेंजेस के बाद एक्सेप्ट होता है उसे हम लोग काउंटर ऑफर कहते हैं, और उस तरह के ऑफर वैलिड नहीं होते हैं। अशोक बाय अ लेटर ऑफर टू सेल इज फ्लैट टू विकास फॉर द 35 लाख। अशोक बोला विकास को कि हम अपना फ्लैट बेचेंगे 35 लाख में, विकास बोला कि हम खरीदेंगे 30 लाख में। तो माय डियर स्टूडेंट, जितना रुपया ये दे रहा है उससे कम में वो खरीदने को रेडी है, मतलब ये काउंटर ऑफर हो गया। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एन एग्रीमेंट विद द फ्री कंसेंट, बोले एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंसेंट फ्री है लेकिन इनएडिकेट है कंसिडरेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको भी
वैलिड होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिकेट। अगर मैं 100 रुपया का सामान है, अगर मैं आपको 50 में बेच रहा हूँ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्री में लूँगा तो प्रॉब्लम है। विच कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर इंग्लिश लॉ। मैंने पढ़ाया था माय डियर स्टूडेंट्स कि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता है। इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता है। उसके बाद आइए पार्ट बी में, एन एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज, एक एग्रीमेंट जो माइनर के साथ करेंगे वो वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, अनलॉफुल होगा या वॉइड एब इनिशियो होगा। तो आंसर इज वॉइड एब इनिशियो। उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। माइनर कैन नॉट अमेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो माय डियर स्टूडेंट ये ना क्वेश्चन को ठीक करना था, ये क्वेश्चन को आप करेक्शन कर लेना। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट खोजना था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक था क्वेश्चन में। तो माइनर कैन नॉट अमेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी सही लिखा हुआ है। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी सही लिखा हुआ है। माइनर कैन बिकम अ पार्टनर टू द फर्म, माय डियर स्टूडेंट माइनर कैन बिकम द पार्टनर टू द फर्म बट फॉर द प्रॉफिट ओनली। तो नॉर्मली एक माइनर पार्टनर नहीं बनता है, बट अगर आप एक माइनर को पार्टनर बनाना चाहते हो तो आपको उस माइनर को प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। और एक लूनेटिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो लूसिड इंटरवल में, मतलब अगर कोई मान लीजिए पगला है तो 24 घंटा तो वो उसी स्टेट में नहीं रहता होगा। अगर कोई पगला थोड़ा भी ठीक होता है तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम, मैंने आपको पढ़ाया था कि माइनर से आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर आपने माइनर को कुछ दिया है तो यू कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम द माइनर, you cannot recover the money from the minor, but my dear students, आपको माइनर से आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर मैंने माइनर को नेसेसरीज दिया है, नेसेसरीज का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब चीज अगर मैंने कभी माइनर को दिया है तो मैं माइनर से तो पैसा रिकवर नहीं कर सकता, बट यस माइनर के प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकता हूं, माइनर के प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर कर सकता हूं। देखिए इसीलिए इसका आंसर भी है। इन केस ऑफ एरर इन कंसेंसस द एग्रीमेंट इज, अगर दोनों पार्टी गलती कर दे, दोनों पार्टी का अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। Where the consent is obtained by any of the four element, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट। आप देखना कि आपका कितना सही था, आप अपना स्कोर मुझे भेजना, ठीक है बाबू, विद ऑनेस्टी, हाँ विद ऑनेस्टी। अभी आ जाओ भाई, अगला पार्ट है हम लोग का, बिजनेस लॉ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ओ माय गॉड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिला। आई देखो अभी पहले ना भाई पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो चलो भाई थर्ड के बाद आते हैं हम लोग सेकंड पेज में। पहले इकोनॉमिक्स कर ले क्या? चलो पहले इकोनॉमिक्स कर लेते भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। चलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है, इसमें से कौन सा फैक्टर डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा फैक्टर इलास्टिसिटी का इफेक्ट करता है? ऑल ऑफ दीज। स्लोप ऑफ डिमांड, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। माय डियर स्टूडेंट्स इन ऐसा इलास्टिसिटी 60/50 1.2। इंडिफरेंस कर्व किसने दिया था? हिक्स। इंडिफरेंस कर्व डिपेंड करता है कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, रिलेटिव अप्रोच। आंसर होगा ऑर्डिनल अप्रोच। बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोलते हैं। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसमें से कौन सा फीचर्स इंडिफरेंस कर्व का नहीं है? कनकेव टू द ओरिजिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इकोनॉमिक्स में नहीं था। अभी इकोनॉमिक्स का पार्ट 2
ग्रुप 2 में सॉल्व करेंगे भाई। वो कौन कौन सा चीज है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें ना गलती था, इसका 2 ऑप्शन होगा, प्राइस, टाइम, प्राइस, लोकेशन। तो इसमें ना ए भी सही है और बी भी सही है। मैंने करेक्शन करके पेपर आपको दिया है, आप प्लीज लिख लेना और अपना स्कोर मुझे जरूर बताना पूरा कंप्लीट होने के बाद कि आपका टोटल 80 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आया है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स से आप काउंट करना, और जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है ना उसका मार्क्स आप काउंट कर लेना। डिमांड कर्व को किसके बेसिस पे बनाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अगर ये इनकम इलास्टिसिटी मैंने कराया था भाई, इसका आंसर होगा 1। इंडिफरेंस कर्व कनकेव कब होगा, जब एमआरएस इंक्रीजिंग होगा। और बजट लाइन का दूसरा नाम प्राइस लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन। तो माय डियर स्टूडेंट, फाइन विद दिस। अभी आइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, मतलब इसमें से कौन सा मोटिवेशन ऐसा है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ दीज। मोटिवेशन का पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। किसी को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसका नीड समझना पड़ेगा। अगला है मोटिवेशन क्या इंक्रीज कर देता है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, डिग्री ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का टेक्निक नहीं है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रेशियो एनालिसिस, डायरेक्ट सुपरविजन, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम। आंसर होगा रेशियो एनालिसिस। कोऑर्डिनेशन इज द कौन सा एस्पेक्ट, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन। तो आंसर होगा भाई नॉन ह्यूमन। कंट्रोल इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग का क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ऑल ऑफ दीज नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्योंकि सुपरविजन स्टाफिंग डायरेक्टिंग का काम है, जॉब इवैल्यूएशन स्टाफिंग का काम है। यहाँ पे आंसर होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का प्रिंसिपल नहीं है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, करेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन, फिजिकल कंट्रोल किस पे होता है, क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, या बोथ पे। आंसर होगा बोथ पे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आते हैं पार्ट बी में। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। कंट्रोल काम किसका है बाबू, अपर लेवल का। अर्ली बिगनिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेसिप्रोकल रिलेशन, ग्रुप टास्क, टीम स्पिरिट, ये सारे के सारे किसके 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 ये सारे के सारे किसके फंक्शन हैं, कोऑर्डिनेशन के। इसमें से कौन सा थ्योरी बोलता है कि वर्कर लेजी होगा, वर्कर इरिस्पॉन्सिबल होगा, थ्योरी एक्स। इसमें से कौन सा मोटिवेशन का फीचर नहीं है, फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स भी होता है, आंसर होगा फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मैंने आपको पढ़ाया था। अभी आइए, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। लास्ट पार्ट में माय डियर स्टूडेंट जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। पहला वाला आंसर है, देख लीजिए। कोई सम्स में अगर आपको डाउट हो तो आप पूछना, मैं इसके ऊपर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के भेज चुका हूं। अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप मैसेज करना, उसका आंसर होगा 42.8। जिस सम्स को मैंने बोला था वीडियो में कांटा लगा सम्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 6, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 5.54। अभी आइए ग्रुप बी में, इसमें आप 4 मार्क्स काउंट करना। तो मार्क्स को देख करके अच्छे से काउंटिंग करके आप मुझे डिटेल्स भेजिए। पहला वाला का आंसर होगा 12 and 17, दूसरा का आंसर होगा 123.61 और तीसरा का आंसर होगा 5.045। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा हम लोग का पेपर का डिस्कशन था जो हम लोगों ने टेस्ट दिया। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अपना अपना स्कोर व्हाट्सएप पे लिख करके जल्दी से भेज दीजिए।